आपने इससे पहले बताया गुजरात की क्या दशा कर दी है, और फिर आपने कहा कि हमारी पार्टी जब आएगी सत्ता में तब गुजरात का कायाकल्प करेगी और इंसाफ देगी। मोरबी की घटना पे अलग से बात होगी। देखिए, ये अगर कहें कि हम आएंगे तब ये करेंगे, तो पूर्व में तो इनको देश में सबसे लंबे समय तक मौका मिला, इनको नहीं, इनके परिवार को मौका मिला। एक होता है कि मेरी पार्टी को मिला, एक हुआ कि मेरे ही बाप दादों को मौका मिला और तब हम नहीं कर पाए, अब कहते हैं कि हम करेंगे। तो इस पे मुझे एक हिंदी कहावत याद आती है कि बाप न मारिन मेड की और बिटवा तीरंदाज। तो इसलिए मैं एक और भी फैक्ट, अब जो इन्होंने कहा, छोटी सी बात, इन्होंने कहा 24% ड्रॉप आउट रेट है। अब ये बताइए, अगर ये सच है तो फिर तो गुजरात में साक्षरता की दर 70% से कम होनी चाहिए या 65% से कम होनी चाहिए, क्योंकि 8-10% तो एजेड लोग हैं ना, जो साक्षर नहीं थे, नए में तो कोई नहीं है। तो ये वो आंकड़े के साथ आपका आंकड़ा मैच ही नहीं खाता। अब आप करें 1970 के बाद पहली बार रूरल कंजम्पशन 580 रुपए से कम। अब ये 580 रुपए कौन से आधार के ऊपर, किस सर्वे में है? क्योंकि 1970 में तो 580 रुपए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, आज 580 रुपए कुछ नहीं है। किस आधार के ऊपर बोला? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की रिपोर्टों के आधार पर यह बोलने का प्रयास करते हैं, और जहां तक कल्याण की बात है, तो 15 अगस्त 2014 को सत्ता संभालने के बाद लाल किले की प्राचीर से जो पहला मोदी जी ने उद्बोधन दिया था, यह जन धन योजना किसके लिए थी? गरीब के लिए, अमीर के लिए? यह बताइए, स्वच्छ भारत योजना किसके लिए थी? अमीर के लिए कि गरीब के लिए? चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, यह गरीब के लिए थी। और जो उद्योगपतियों की बात करते हैं, तो एक उदाहरण सिर्फ बताना चाहता हूं, बाकी सब बहस अपनी जगह, जाके चेक कर लीजिएगा। विजय माल्या ने बाकायदा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लेटर लिखा था कि मेरा लोन एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था, पर आपके लेटर के बाद वो एक्सेप्ट हो गया। और हमारी सरकार आने से पहले एक भी लेटर उनके अगेंस्ट नहीं था, कोई केस दर्ज नहीं था। सारे केस हमारे जमाने में दर्ज हुए, संपत्तियां हमारे जमाने में कुर्क हुई। और आपने देखा होगा कि अभी जाके इंग्लैंड की अदालतों में भी हम लोगों ने उनके विरुद्ध निर्णय करवाने में सफलता हासिल की है। और रही बात इसकी, जो कुछ उद्योगपतियों की ये बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी ये अशोक गहलोत जी किसके बगल में बैठे हुए थे और प्रशंसा भी कर रहे थे? और फिर जब राहुल गांधी जी से, जो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे और शायद कर्नाटक में थे, उनसे पूछा गया था कि इस पे आपका क्या कहना है, तो उन्होंने उन उद्योगपति के आगे जी लगा के पहली बार संबोधित किया था। और जहां तक इन्होंने उद्योग की विकास की बात कही, अरे राहुल गांधी जी बोले हैं कि बताइए, ये एयरबस की फैक्ट्री गुजरात चली गई, ये तो नहीं जाना चाहिए था। ये बताइए, आपके मन में क्या है गुजरात के औद्योगिक विकास के लिए? भारत से जुड़ाव या गुजरात के लिए दुराव? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं, तो इस समय जिस स्तर पे गुजरात आगे बढ़ रहा है, आप सूरत का डायमंड बुर्स देखिए, आप ये फाइनेंशियल टेक सिटी जाके देखिए, ये एक नए भारत का नया स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है। और इतना ही नहीं, गुजराती अस्मिता के लिए भी सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की मोदी जी ने बनाई। अरे मूर्ति किसी ने भी बनाई हो, परंतु आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां श्रद्धा अर्पित करने भी नहीं गया। तो विकास हो या गुजराती अस्मिता, ये सदा सर्वदा उसके विरुद्ध नजर आते रहे हैं। और इसलिए इस प्रकार के जो आंकड़े बताते हैं, तो अंत में सिर्फ 100 बातों की बात है, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना कि नहीं? और ये किसका डाटा है? आईएमएफ का, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बाकायदा एक वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। आप दो में से एक बात बता दें, अगर आईएमएफ गलत है तो मनमोहन सिंह गलत है। और इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, ये तो कोई भारत सरकार का डाटा नहीं है कि हम इंग्लैंड को पीछे छोड़कर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी पर हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। यह दिखाई नहीं पड़ता, यह इनके लिए समस्या। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।